हाय गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर पीके सिंह आई फ्लाई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं CSIR नेट JRF की और साथ में क्वेश्चन भी हाउ टू क्वालिफाई एग्जाम। भाई हर एक मुश्किल काम को करने के लिए एक जादू की चाबी होती है ना, एक चाबी जो सारे ताले खोल दे। हम लोग की लाइफ बड़ी ब्यूटीफुल है। हम लोग अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत सारे सपने देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि सारे सपने हमारे पूरे हो ही जाएंगे, लेकिन एक अभी रिजल्ट आया है, जरा एक रिजल्ट को देख लें। रिजल्ट है CSIR UGC नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर JRF और LS के लिए। इस रिजल्ट में कितने लोग क्वालिफाई किए? CSIR JRF के लिए 873 प्लस 7 में 54 और UGC JRF के लिए 3300, LS के लिए 3452। तो कुल मिला के हम बात कर सकते हैं कि JRF क्वालिफाई किया है 4227 लोगों ने और टोटल जो लोग क्वालिफाई हुए वो थे 7679। भाई इनके तो मजे आ गए। अब ये देख के लगता है कि इस रिजल्ट में बहुत सारी सीट हैं और इसलिए हम भी बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक लोचा है। अब अगर मैं JRF की बात करूँ तो 1,18,000 से भी ज़्यादा लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन क्वालिफाई कितने ने किया? केवल 4227, यानी कि 3.5% लोग। सिमिलरली LS क्वालिफाई किया है केवल 6% लोगों ने। अगर मैं टोटल एग्जाम की परसेंटेज निकाल लूँ, पासिंग परसेंटेज, तो ये 3.7% के आसपास है। ये बहुत बड़ी परसेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि 100 लोगों में से 3 या 4 लोग ही हैं जो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे और 96 के आसपास क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो घबराना तो भाई बिल्कुल नहीं है आपको। चलिए अब जानकारी लेते हैं उस चाबी के बारे में जो इस एग्जाम के ताले को खोल सकता है। चाबी मतलब आप ही लोग हैं जो इस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। देखिए डायरेक्शन सभी के पास हैं, सबको पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बट फिर भी कुछ लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और काफी सारे लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते। आज हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में हमें किन बातों का ध्यान देना है। तो जब भी हम कभी प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। चीज़ें जैसे कि वाई, व्हाट और हाउ, उस एग्जाम के बारे में। ये एग्जाम हम क्यों क्वालिफाई करना चाहते हैं, एग्जाम क्या है और एग्जाम पे क्वालिफाई करेंगे हम किस तरीके से। तो शुरुआत करते हैं पहले पार्ट के साथ। वाई मतलब ये एग्जाम मुझे क्यों क्वालिफाई करना है। इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के पीछे रीजंस है भाई। फेलोशिप मिलेगी बढ़िया सी और साथ में हमारा फ्यूचर भी सेट हो जाएगा। फेलोशिप हमें 3 तरीके से मिल सकती है। सबसे पहली फेलोशिप है JRF जो एग्जाम क्वालिफाई करते मिल जाती है फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए, लगभग 40,300 पर मंथ। ये है फेलोशिप का अमाउंट। इसके साथ ही हमें 20,000 रुपये की कंटीजेंसी ग्रांट भी मिलती है। 2 साल कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए हम SRF की फेलोशिप अवेल कर सकते हैं जो कि 45,500 रुपीज़ पर मंथ है, प्लस साथ में कंटीजेंसी अलग से। और भाई अगर एग्जाम तुमने बढ़िया सा दिया और बढ़िया सा नंबर लेके आए हो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी फेलोशिप तक पहुंच सकते हो। फेलोशिप का अमाउंट है 54,600 पर मंथ, प्लस साथ में 70,000 रुपये की कंटीजेंसी ग्रांट एनुअली। अब सवाल ये है कि क्या ये लॉजिक कम है इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए? फेलोशिप का अमाउंट तो चेक कर लो भाई। इतने सारे पैसे भारत सरकार देगी और वो भी तुम्हें एक और डिग्री लेने के लिए। जब हम लोग ये डिग्री अपनी कंप्लीट कर लेंगे PhD की, तो उसके बाद हम लोग रिसर्च में अपना करियर बना सकते हैं और साथ में हम लोग डिग्री कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में पढ़ा भी सकते हैं। तो ये बात तो थी हमारे मोटिवेशन की कि हमें ये एग्जाम क्यों करना चाहिए। अब बात आती है कि एग्जाम है क्या। चलिए बारी बारी से एग्जाम की बात भी समझते हैं। जब हम किसी एग्जाम के बारे में बात करें तो हमें पता होना चाहिए कि वो एग्जाम क्या है, एग्जाम कंडक्ट कौन कराएगा, एग्जाम कब होता है, सिलेबस कैसा है, एग्जाम का पैटर्न और टाइम, और साथ में सीट्स तो भाई अभी हमने देख ली। 7,000 के आसपास टोटल लोगों ने क्वालिफाई किया था एग्जाम इस बार का। तो CSIR UGC नेट एग्जाम है क्या? ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, NET। CSIR और UGC की फेलोशिप हमें इसके द्वारा मिलती है। कंडक्ट करने वाले एजेंसी का नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये JRF या LS के लिए होता है। जब आप अपना फॉर्म फिल करते हो उस टाइम आप चूज कर सकते हो कि आप JRF के लिए अप्लाई करना चाहते हो या LS के लिए। इसके साथ ही कुछ और फेलोशिप भी हैं, जैसे कि नेशनल फेलोशिप फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स NFSC, या फिर NFOBC या MANF। इन सभी फेलोशिप में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तब भी वो आपसे पूछेंगे कि आपने एग्जाम दिया हुआ या नहीं, और दिया है तो स्कोर कितना है, और उसी के बेस पर फिर ये फेलोशिप दी जाती हैं। अब एलिजिबिलिटी क्या है? एजुकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो जिन लोगों ने MSc क्वालिफाई कर रखा है या MSc में लास्ट ईयर में है वो लोग एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा इंटीग्रेटेड BS MS या फिर BS 4 साल वाला,
ये कह लीजिए कि बैचलर्स डिग्री जो 4 साल की होती है, अगर आपने ये कर रखा है, चाहे आपने बीटेक ही क्यों ना कर रखा हो या बी फार्मा, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। बीएससी ऑनर्स भी, इंटीग्रेटेड एमएस पीएचडी भी। हाँ, एक शर्त भी लगी हुई है कि इस क्वालिफाइंग एग्जाम में आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के हैं। अगर आप एससी एसटी, थर्ड जेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी, आप इन कैटेगरी में है तो आपको 50% नंबर कम से कम अपनी इस डिग्री के अंदर लेके आने पड़ेंगे। भाई मैं CSIR नेट के एग्जाम के नंबर की बात नहीं कर रहा, क्वालिफाइंग डिग्री की बात कर रहा हूँ। लेकिन आगे पढ़ने से पहले कुछ और बातों का ध्यान देना है। मान लीजिए आप बैचलर्स डिग्री में हो और आपने नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, तो फेलोशिप आपको तब मिलेगी जब आप अपने आप को एनरोल कर चुके हो पीएचडी प्रोग्राम में, और वो भी विद इन 2 years ऑफ क्वालिफाइंग योर एग्जाम। कैंडिडेट जिनके पास केवल बैचलर्स डिग्री है आर एलिजिबल टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एलएस का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। इसके अलावा बीई, बीएस, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस फाइनल ईयर स्टूडेंट्स रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में इस फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन these candidates will not be eligible for lecturership, assistant professor। इसके अलावा जो बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, फाइनल ईयर में है, रिजल्ट अभी तक नहीं आया, वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। अब आती बात एज की। जेआरएफ के लिए अगर आप फिल करना चाहते हैं तो 28 ईयर्स अपर एज है जर्नल और जर्नल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। 5 साल का रिलैक्सेशन है एससी एसटी, थर्ड जेंडर, पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और 3 साल का रिलैक्सेशन है ओबीसी के लिए। लेकिन अगर आप एलएस के अप्लाई कर रहे हैं तो अपर एज लिमिट कोई नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम के पैटर्न की। एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जहां आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और आपको उनमें से एक बेस्ट पिक करना होगा। एग्जाम का ड्यूरेशन 3 घंटे का होगा। आमतौर पर यह एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें दोनों शिफ्ट में नहीं जाना, तुम केवल एक ही शिफ्ट में जाओगे। शिफ्ट 2 इसलिए है क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं और सेंटर काफी कम है। अब इस एग्जाम में 3 पार्ट मिलेंगे हमें लाइफ साइंस के अंदर। पार्ट ए में 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 15 हमें करने होंगे। हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग भी है। पार्ट बी में टोटल 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, करने हैं 35। अगेन हर क्वेश्चन के मार्क्स हैं 2 और 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है। पार्ट सी में 75 में से मुझे केवल 25 करने हैं, 4 मार्क का एक क्वेश्चन है और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 25% की यहाँ भी। तो टोटल कुल मिलाकर के 145 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से 75 करने हैं और ये टोटल 200 मार्क्स की होंगे। अब यहीं पर एक पॉइंट को ध्यान दीजिए। सेक्शन सी के अंदर इन 25 क्वेश्चनों में 4 नंबर के हिसाब से टोटल 100 मार्क्स डिवाइडेड हैं, यानी कि 50% ऑफ द टोटल मार्क्स आपके पार्ट सी में अवेलेबल हैं। बाकी बचे हुए 50% जो हैं वो आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हैं। इस बात को ध्यान रखना, ये बहुत काम आने वाली है कि सेक्शन सी में 50% मार्क्स अवेलेबल हैं सिक्योर करने के लिए। कंटेंट की बात करेंगे हम लोग। पार्ट ए में क्या आता है? जर्नल एप्टीट्यूड विद एम्फेसिस ऑन लॉजिकल रीजनिंग, ग्राफिकल एनालिसिस, एनालिटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव कंपैरिजन, सीरीज फॉर्मेशन, पजल वगैरह वगैरह। अगर भाई इन चीज़ों को देख करके घबरा रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस एग्जाम के अंदर पार्ट ए में जर्नल एप्टी के सवाल आते हैं। आपके पास अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है, आप डाटा को देख सकते हो, तो फिर आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी कर सकते हो। और याद है ना, चॉइस तो वहाँ अवेलेबल है। पार्ट बी और पार्ट सी ये थोड़े से टफ पड़ते हैं क्योंकि पार्ट बी के अंदर सब्जेक्ट रिलेटेड कन्वेंशनल एमसीक्यूज हैं, जैसे कि हम टिपिकल देखते हैं, या तो हमें आते हैं या हमें आते नहीं है। यहाँ पे आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से, बिना घुमाए सीधे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन डेप्थ काफी अच्छी होती है। जबकि पार्ट सी के अंदर नॉलेज ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स एंड और एप्लीकेशन ऑफ द साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स टेस्ट की जाती है। अगर आपको डाटा देख करके एनालिसिस करना आता, फिर आप कंक्लूजन निकाल सकते हो, तो पार्ट सी आपके लिए। याद है ना, ये वही पार्ट सी है जिसमें 50% ऑफ द मार्क्स रखे गए हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। पार्ट सी में से क्वेश्चन सॉल्व आप तभी कर सकते हो जब आपकी नॉलेज बड़ी अच्छी हो। ये रट्टाफिकेशन वाली नॉलेज से सॉल्व नहीं होता। मतलब आपकी फाउंडेशन क्लियर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। आप देखोगे कि जो क्वेश्चन है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कई जगह से इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हो सकता है बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स सब मिला करके आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए और उस बेस पर आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ। लेकिन भाई अगर जिस स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है सी के लिए, तो नो डाउट बी तो उसके लिए आसान हो ही जाएगा ना। मीडियम ऑफ एग्जाम 2 मीडियम में देखने को मिलने वाला है आपको, इंग्लिश और हिंदी। आप अपने फॉर्म फिल करते हुए ये ऑप्शन डाल सकते हैं कि आप किस मीडियम में अपने एग्जाम को चाहते हो। लेकिन अगेन यहाँ पे भी एक लोचा है जो आपको बहुत ध्यान रखना है।
In case of any ambiguity between Hindi and English version due to translation, English version would be treated as final. मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें हिंदी इंग्लिश में दोनों आपको दिखाई दे रहा है सामने, लेकिन हिंदी में कुछ मीनिंग अलग ही दिखाई दे रहा है क्वेश्चन का। तो इस कंट्रोवर्सी में एग्जामिनर फाइनल मानेंगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन को। आप उसके बेस पर क्लेम नहीं कर सकते कि भाई ट्रांसलेशन का एरर है तो मुझे यहाँ सारे में नंबर मिलने चाहिए। तो आपके एग्जाम का वाई आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट आपको समझ में आ गया, तो नो डाउट अब बारी है हाउ की, कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कैसे करेंगे स्ट्रेटजी बनाने के लिए। भाई देखिए, हाउ के आंसर में आपको सिलेबस का पता होना चाहिए, नंबर ऑफ सीट्स का पता होना चाहिए, कट ऑफ का पता होना चाहिए, फिर आप स्ट्रेटजी बनाएंगे और फिर आप मोटिवेशन इकट्ठा करेंगे इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। हम लोगों ने सीट्स की बात तो अभी की थी ना कि 7,000 से ज़्यादा लोगों ने क्वालिफाई किया था इस बार एग्जाम। यहाँ से हमें आइडिया तो मिल गया कि टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी अवेलेबल है। अब बात आई सिलेबस की। कुल मिलाकर के 13 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट है मॉलिक्यूलर एंड देयर इंटरेक्शन रेलेवेंट टू बायोलॉजी, आप इसे बायोकेमिस्ट्री भी बोल सकते हो। सेल ऑर्गेनाइजेशन सेल बायोलॉजी का पार्ट है। फंडामेंटल प्रोसेस डीएनए बायोलॉजी, प्रोटीन बायोलॉजी। सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग, ये भी आपके सेल ऑर्गेनाइजेशन में आएगी। डेवलपमेंट बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट है। सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट का, सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल का। फिर इनहेरिटेंस बायोलॉजी जिसे आप जेनेटिक्स भी कहते हो। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, एप्लाइड बायोलॉजी और लास्ट में है मेथड्स इन बायोलॉजी। देखिए, यहाँ पर ये पार्ट नहीं है हमें कि हमें इन सारे सिलेबस को डिटेल में देखना है, समझना है कि कैसे हमें ये एग्जाम क्वालिफाई करना चाहिए। कौन स्टूडेंट आज की डेट में ऐसा है जिसके पास टेक्स्ट मटेरियल अवेलेबल नहीं है, या जिसे ये नहीं पता कि पढ़ना कहाँ से है? सेम क्लास, सेम टीचर, सेम टेक्स्ट बुक, बट फिर भी कुछ लोग एग्जाम क्वालिफाई करते हैं और बहुत सारे लोग एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते। तो फिर डिफरेंस कहाँ है? क्या ये समझने में कि सिलेबस कैसा है, या फिर किताबों में, या फिर तुम में? इंडियड यही तो हम बात कर रहे थे ना कि की क्या है इस एग्जाम में क्वालिफाई करने की? की तो आप ही है ना। आप हमेशा अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। आप ये सोचते हैं कि पहले हम लोग अपना डिग्री कंप्लीट कर लें और फिर हम उस एग्जाम की तैयारी करेंगे। बट क्या ये सिलेबस जो अभी हमने बात की आपने पहले कभी नहीं देखा? क्या डीएनए बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी आपने पहले कभी नहीं पढ़ी? भाई हम लोग 11th 12th क्लास से ये सब पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर हमने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा और अब हम पीजी में भी पढ़ते हैं। अगर हमें वही चीज पर एग्जाम देना है जो हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हम पढ़ते हुए ही उस टाइम तैयारी क्यों नहीं करते? ऐसा किसने कह दिया आपसे कि भाई अगर तुम डिग्री के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसमें अगर नेट का क्वेश्चन आ गया तो तुम सॉल्व नहीं करोगे? यार यही तो फायदा है। जो असल में आप डिग्री के लिए पढ़ रहे होते हो उसी को आपको और अच्छा पढ़ना है CSIR जैसे दूसरे एग्जाम्स के लिए। तो गलती कहाँ थी? गलती हमारी सोच में थी। हम सोचते हैं हम दोनों चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, तो पहले हम डिग्री कर लें और फिर हम एग्जाम की तैयारी करेंगे। जबकि रियलिटी यह है कि जिस चीज़ को आप डिग्री के लिए पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा और अच्छा ढंग से पढ़ लोगे तो इसी से तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और फिर किसने कहा तुमसे कि तुम्हें सारा का सारा नेट का एग्जाम सॉल्व करना है 145 क्वेश्चन? अरे भैया, 145 क्वेश्चनों को पढ़ करके समझ करके सॉल्व करने में 3 घंटे काम नहीं आने वाले, वहां तो फिर तुम्हें 6 घंटे भी कम पड़ेंगे। भाई तुम्हें क्वेश्चन तो केवल 75 ही करने ना, और अगर तुमने 75 क्वेश्चन सही कर दिए तो तुम्हें 100% मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि चॉइसेस पर तुम्हें ध्यान देना है। और खास तौर से सेक्शन सी को देखो ना, जहां तुम्हें 25 क्वेश्चन करने हैं 75 में से, यानी कि सही मायने में तुम्हें 3 में से केवल एक ही क्वेश्चन चूज करना है सॉल्व करने के लिए। यहां पर जब आप चॉइस बनाओगे अपनी, तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को शॉर्ट पकड़िए, मतलब जिनमें कम इंफॉर्मेशन दे रखी हो। ऐसे क्वेश्चन देखिए जिनमें कैलकुलेशंस ना हो, और इनसे काम ना बने तो फिर ऐसे क्वेश्चन पकड़िए जिनमें स्टोरीज दे रखी हो। याद रखिएगा इकोलॉजी तो भाई बड़ी हमारी जान बचाती है। हमें ये 25 चॉइस पूरी करनी है, तो चॉइस ऐसी होनी चाहिए जिसमें गलती की गुंजाइश बिल्कुल ना हो। अगर आपने 75 में से ये 25 क्वेश्चन निकाल लिए तो भाई 50% मार्क्स आपके पास आ गए। फायदा क्या होगा इसका? फायदे को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे। देखिए, इस एग्जाम में सेक्शन ए में 30 मार्क्स हैं, सेक्शन बी में 70 और सेक्शन सी में 100। मैं बार बार बोल रहा हूं कि सेक्शन सी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां 50% मार्क्स निकाल सकते हो, और चॉइस बहुत बड़ी है। जब 75 में से केवल 25 करने हो तो क्या मैं ये 25 नहीं ढूंढ सकता ऐसे क्वेश्चन जिनमें गड़बड़ ना हो? अब इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हैं। अगर हम कट ऑफ ट्रेंड्स की बात करें पिछले कुछ सालों में, तो हम पाते हैं कि 55% मार्क्स पर लोगों ने JRF क्वालिफाई किया है। सिमिलरली EWS कैटेगरी में 45
ओबीसी में 46, एससी में 39, एसटी में 34 और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर 25% मार्क्स लाने पर भी लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। ये बात तो जेआरएफ की थी। अगर मैं एलएस की बात करूं तो यहाँ पे और भी कम नंबर है, जैसे कि 52% पर अनरिजर्व कैटेगरी ने लेक्चररशिप क्वालिफाई किया है। हालांकि ये ट्रेंड्स हैं, इन ट्रेंड्स में थोड़ा बहुत फर्क भी आ सकता है। चलिए हम फर्क वाले फैक्टर को इंक्लूड करके बात भी करें तो हमें कितने परसेंट नंबर लाने हैं इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए। 60% अगर आप नंबर लेकर के आते हो तो यार ये एग्जाम पे तुम्हारे हाथ से कभी नहीं जाएगा। 60% पे तुम बड़े आराम से जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। और अब बात करो सेक्शन सी की। सेक्शन सी में 50% मार्क्स हैं और आपको 25 क्वेश्चन करने हैं 75 में से। तो अगर आपने सेक्शन सी पर अपना हाथ जमा लिया और ये 50% नंबर ले आए तो यार तुम तो वैसे ही एग्जाम क्वालिफाई होने के बहुत पास पहुंच गए। फिर ए और बी में से इतना थोड़ी स्कोर करना है हमें। और दूसरी बात यह है कि जब आप ये 25 क्वेश्चन निकालने के लायक बन जाओगे तो नो डाउट बी में से भी नंबर निकाल लोगे। यही है सेक्शन सी की इंपॉर्टेंस। तो जिन लोगों ने सेक्शन सी को ढंग से फोकस किया उन लोगों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। हमें सेक्शन सी पर फोकस करना है और हमें ध्यान देना है कि ये 25 क्वेश्चन हमारे हाथ से जाने ना पाए। अगेन क्वेश्चन कैसे पिक करने हैं भाई, देखिए 75 क्वेश्चंस को पढ़ करके समझ करके फिर ये डिसाइड करना कि हम कौन से करेंगे कौन से नहीं करेंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम केवल 3 घंटे का है। तो आपको क्वेश्चन स्कैन करना आना चाहिए। स्कैन करना तब आता है जब आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हो और साथ में आप अपनी तैयारी इस तरीके से करते हो जिसमें शॉर्टकट्स ना हो। शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट चीजें, ये लाइफ को भी शॉर्ट ही बना देते हैं और हमारे टारगेट्स को भी। अब ये 13 यूनिट है तो क्या 13 यूनिट को मुझे कंप्लीट सॉलिड तरीके से करना जरूरी है? मुझे 60% नंबर लेके आने हैं। कुल मिलाकर के जो मेरे सेक्शन सी के 75 क्वेश्चंस हैं वो हर एक यूनिट को मिलाकर के आएंगे। यानी कि मैं रफली कहूं तो मेरी हर यूनिट में से अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास क्वेश्चन मुझे देखने को मिल जाएंगे। तो मुझे तो केवल 60% नंबर लेके आने। चलिए 60% के लिए मुझे पहले तो 25 क्वेश्चन पिक करने ना। तो 25 क्वेश्चन के लिए 6 से 7 यूनिट काफ़ी नहीं है क्या? लेकिन ये यूनिट वो होने चाहिए कि इनमें फिर कुछ भी सवाल आ जाए तो आप सॉल्व कर सको। इसलिए जब भी आप ये तैयारी कर रहे हो तो इस तैयारी में 6 से 7 यूनिट को ऐसे फोकस करो कि कुछ भी बचने ना पाए। इसके अलावा 3 से 4 यूनिट को ऐसे ही पढ़ डालो कि मोटी मोटी कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए तो वो भी पढ़ सको। जब आप यूनिट डिजाइन करोगे कि मुझे कौन सी यूनिट का फोकस करना है तो कोशिश ये करना कि जो यूनिट आपस में कोरिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल सेल ऑर्गेनाइजेशन, फंडामेंटल प्रोसेस, सेल कम्युनिकेशन, ये तीनों यूनिट लगभग एक जैसी हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई, कनेक्टिविटी है इनके अंदर। और फिर इसके साथ आप जेनेटिक्स को भी जोड़ दो और साथ में आप जोड़ दो मेथड्स इन बायोलॉजी को भी। तो इस तरीके से आपको एक जैसी इंफॉर्मेशन पढ़ने को मिलेगी और वो भी अलग अलग नहीं। जैसे कि अगर मैं प्लांट पढ़ रहा हूँ और फिर एनिमल पढ़ रहा हूँ तो यहाँ मुझे काफ़ी कुछ वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर मैं एक ही थीम में जा रहा हूँ तो फिर मुझे कंफ्यूजन भी नहीं होंगे और उलझन भी नहीं होगी। अब इसके लास्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। लास्ट पार्ट में आने के लिए हमें उस की तलाश है जो इस एग्जाम में क्वालिफाई करने में हमें हेल्प करेगी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ की मतलब आप ही तो हैं जो एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। हम लोगों ने बहुत लोगों से पूछा है कि एग्जाम क्वालिफाई कैसे करना है। भाई 8 से 10 घंटे पढ़ो, बढ़िया किताबें पढ़ो, नोट्स बनाओ और क्वालिफाई कर लो। क्या ये इतना आसान है? 8 से 10 घंटे पढ़ने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? क्यों मैं हार जाता हूँ पढ़ते हुए, क्यों मैं थक जाता हूँ? तो अल्टीमेटली इस 8-9 घंटे की पढ़ाई, लगातार कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई, इसके लिए मोटिवेशन तो मुझे तलाशना पड़ेगा ना। इसलिए की जो है वो आप ही तो हैं। अब इस एग्जाम को करने के लिए टिप्स की अगर मैं बात करूं तो हम बुक्स की बात करेंगे, हम बात करेंगे स्टडी कैसे करनी चाहिए, प्लान ए की स्टोरी, डू और डाई सिचुएशन, कन्वर्ज और डाइवर्ज वाली कहानी, और साथ में भाई जो लोग हम पर हंसते हैं उन्हें भी रोकने की स्टोरी है। चलिए बारी बारी इन पॉइंट्स को समझेंगे, लेकिन पहले सक्सेस की रेसिपी क्या है। रेसिपी में 50% कमिटमेंट और विल, 49% हार्ड वर्क, ये दोनों मिलाकर के आपके 99% है और ये है आप। इसलिए की है आप ही हैं जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। 1% लक भी होता है। पहला पार्ट है मेक दिस एग्जाम प्लान ए। जब तक तुम इस एग्जाम को ऐसा नहीं बनाओगे कि अगर मैंने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा और ये एग्जाम मेरे लिए क्वालिफाई करना जरूरी है और यही मेरा एकमात्र टारगेट है, तब तक आप लग करके इस पर मेहनत करने वाले नहीं हो। आप बढ़िया टेक्स्ट बुक पढ़ो, शॉर्ट नोट्स का टाइम नहीं है यार। आप छोटी सी जानकारी में आप एग्जाम क्वालिफाई करने की सोच रहे हो, सेक्शन सी के साथ नहीं हो पाएगा। सेक्शन सी को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए जो केवल इंटरनेशनल किताबों के अंदर ही अवेलेबल है। डोंट स्टडी व्हेन यू स्टडी, स्टडी ऑलवेज।
भाई ऐसा क्यों सोचते हो कि सुबह उठ करके हमें 7 से 8 पढ़ना है, फिर हमें 12 से 3 पढ़ेंगे, फिर हम रात को पढ़ेंगे, बीच में दोस्तों से मिलना है, हमें यूट्यूब देखना है, हमें खूब सारे नेटफ्लिक्स भी चेक करना है, नई वेब सीरीज भी आ रही हैं वो भी देखनी है। थोड़ा सा इस चीज़ से बाहर निकल कर के आओ। जब आप सुबह उठ के मुंह धोते हो, पानी को हाथ में लेते हो, तो बात करो उस पानी से। ये पानी वो है जो लाइफ साइंस के किताबों में सबसे पहला चैप्टर है, जहाँ पे हम लोग बॉन्ड्स की बात करते हैं, हम H2O की बात करते हैं, वाटर। जब तुम नींबू को देखते हो तो विटामिन सी की बात करो, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज, आप कोलेजन की बात करो। जब आप एस्पारागस को देखते हो तो आप एस्पाराजीन अमीनो एसिड को याद करो। जब आप जर्मिनेटिंग सीड देखते हो तो ग्लाइकोसिलेट पाथवे को फॉलो करो, या फिर फोटोसिंथेसिस को याद करो। देखिए साहब, ये जो पढ़ाई है इसका नाम है लाइफ साइंस, जिंदगी का विज्ञान। ये आपके सुबह उठने से लेके और आपके सोने तक लगातार यही ज्ञान है जो आपके शरीर में चल रहा है, जिसे हम किताबों में पढ़ते हैं। आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो उसको कोरिलेट करना सीखो। हर जगह आपको पढ़ाई की चीजें दिखाई देंगी। जब तक ये फैक्टर दिमाग से जाएगा नहीं कि केवल पढ़ाई किताब सामने रख करके होती है, तब तक वो काम बनेगा नहीं। भाई हमने किताब लेके पढ़ी, अपना ज्ञान इकट्ठा किया, कोरिलेशन किया, उसके बाद हम जो भी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उस नॉर्मल लाइफ में हर जगह पर कोरिलेशन तलाशने की कोशिश करो। देखो जो चीज है उसी के बारे में तो हम पढ़ रहे थे। कन्वर्ज ऑल योर कंसंट्रेशन ऑन वन प्रिपरेशन। जब आपके दिमाग में हर समय पढ़ाई चलेगी, ज्ञान चलेगा, आप अपनी दुनिया में, अपनी लाइफ में ढूंढोगे चीजों को, तो तुम्हारा कंसंट्रेशन अपने आप ही एक ही जगह पर आ जाएगा। उस जगह का नाम होगा लाइफ साइंस की तैयारी। और एक बार हमने लाइफ साइंस को ऐसे पढ़ लिया कि हम लाइफ में उसे कोरिलेट कर सकें, तो फिर CSIR नेट क्या कोई सा भी एग्जाम आ जाए, हम बड़े आराम से उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। हमें उन चीज़ों से बचना पड़ेगा जो चीज़ें हमें बार बार पढ़ाई से दूर भगाती हैं। दोस्त का बर्थडे, शादी, पार्टी, शॉपिंग। भाई जहां हमने इतनी लाइफ को एंजॉय किया है, आगे भी एंजॉय करेंगे। आने वाला कुछ टाइम, जब तक ये हमारा एग्जाम क्वालिफाई ना हो जाए, इस दौरान क्या हम अपने आप को इन चीज़ों से दूर नहीं रख सकते? भाई जब तक हम अपने यारी दोस्ती में उलझे रहेंगे, तब तक हमारा कंसंट्रेशन हिलता रहेगा, और एक बार आप पढ़ाई से हटे फिर वापस पढ़ाई में आने में टाइम लगेगा। एग्जाम की तैयारी कंटिन्यूअसली होती है, विदाउट एनी ब्रेक। शरीर को आराम भी दे रहे हो तब भी दिमाग में चल रहा है। रात को सपने देख रहे हो तो सपने में भी आपको बायोमोलिक्यूल्स नजर आ रहे हैं। ऐसा होना बहुत जरूरी है। इस सारी कहानी को डू और डाई की सिचुएशन में तैयार कर लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो मरने की नौबत आ गई। भाई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे हम लोग। लेकिन जब तक एग्जाम आ रहा है, हम इसे डू और डाई की सिचुएशन बना के रखेंगे। हम लोग उन लोगों को हंसने का मौका क्यों दें जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग फेल हो जाएं, और फिर आके वो हमसे सवाल करें, ओह तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ? हालांकि वो जानते हैं कि हम फेल हो गए हैं, बट वो हमारी शक्ल देखना चाहते हैं, हमारा दर्द देखना चाहते हैं, क्योंकि उस दर्द में तो उन्हें खुशी मिलती है। यार हमारे पेरेंट्स के बारे में सोचो कभी, उन्होंने कितनी मेहनत की है हमें पढ़ाने के लिए। जब रिजल्ट आएगा तो उनके चेहरे पे स्माइल देखना, कितने खुश होंगे वो। अपने सभी रिलेटिव्स को, चाहे उन्हें एग्जाम के बारे में पता हो या ना पता हो, सबको फोन करके बताएंगे कि मेरे बच्चे ने एग्जाम क्वालिफाई किया है। उनके प्राउडनेस को फील करना। क्या ये काफ़ी नहीं है सोचने के लिए कि ये एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है? तुम उन लोगों को खुश करना चाहते हो जो तुम्हें देख कर जलते हैं, या फिर तुम उन लोगों को देख करके खुश होना चाहते हो जो तुम्हारे सफलता में खुश होते हैं? एग्जाम की तैयारी के लिए क्या ये मोटिवेशन कम है तुम्हारे पास? फेलोशिप अच्छी है, कितनी इज्जत की बात है, कितने लोग खुश होंगे और कितने लोग दुखी भी होंगे जिन्हें हम दुखी करना चाहते हैं। यही सब सोच करके अब आने वाले 1 साल को तुम अपने ऊपर इन्वेस्ट कर दो। भाई हमारी लाइफ में अभी तक हमने जितनी भी लाइफ जी है उसका 75 to 80% पार्ट हमने यहाँ तक पहुँचने के लिए खर्च कर दिया, पढ़ करके, स्कूल में, कॉलेज में, और अब हम इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या अपनी पूरी जिंदगी को उस इन्वेस्टमेंट को बचाने के लिए हम 1 साल और इन्वेस्ट नहीं कर सकते? यार अगर हम घर के बाहर एक पेड़ भी बोएंगे, फल का पेड़, तो उसे भी तो फल देने में टाइम लगेगा ना। अब जब फल देने की बारी आई है तब हम कुछ और करना शुरू कर देंगे। यही वो टाइम है जब अपनी मेहनत को पॉलिश करो, जोश वापस लेके आओ, और अपनी तैयारी में एक कमर कस लो कि भाई जब तक ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा हम लोग डिगने वालों में से नहीं है। तो जो ये हमने टिप्स की बात की थी, इसमें से किस टिप को तुम्हें पहले रखना है, किसको बाद में, ये तुम पर डिपेंड करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली याद है ना कि तो तुम ही हो। अब तो समझ में आ गया होगा इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए किताबें कितने घंटे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सेकेंडरी है। पहली बात है तुम्हें ये पढ़ना क्यों है, तुम्हें एग्जाम क्वालिफाई क्यों करना है। अगर तुम्हारे पास इनफ मोटिवेशन है ही नहीं इस एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए, फिर तो जरा सी भी दिक्कत आई तुम भागना शुरू कर दोगे। और इसलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह एग्जाम तुम्हारी मजबूरी है, डू और डाई की सिचुएशन है, और यह एग्जाम क्वालिफाई करना भी जरूरी है क्योंकि इज्जत की बात है।
और जिस दिन ये बात तुम्हें समझ में आ जाएगी उस दिन फिर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, तुम आगे बढ़ोगे और एग्जाम क्वालिफाई करोगे। अगर मैं सारी बातों को समराइज करूं तो 60% को फोकस करना है नंबर लाने के लिए। मोटिवेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग विल होनी चाहिए। एक ही टारगेट आपके एग्जाम का होना चाहिए कि जो आपको तैयारी करनी है। क्वालिटी टेक्स्ट मटेरियल लेक्चर्स फॉलो कीजिए। सब्जेक्ट में जीना सीखिए। जिस दिन आप सब्जेक्ट में जीना शुरू कर दोगे ना, उस दिन फिर आपको ना रिवीजन के झंझट रहने वाला और ना आपके पास ये कंप्लेन आएगी कि मुझे याद नहीं रहता। भाई याद तो मैं बहुत कुछ रहता है, लेकिन याद वही रहता है जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसमें हम लोग जी रहे होते हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये एग्जाम तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप CSIR नेट का एक मॉडल पेपर टेस्ट करना चाहते हैं हम लोग के साथ, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ये मॉडल पेपर बायस पेपर है। यहाँ पर हमने सभी यूनिट्स को इक्वली रिप्रेजेंट नहीं किया है, लेकिन हमने एक खास डायरेक्शन में एग्जाम के पेपर को बनाया। आई होप आप इस एग्जाम को एंजॉय करेंगे। नेट के साथ ही कुछ और एग्जाम भी हैं जो JRF प्रोवाइड कराते हैं, ICMR, DBT, ARS जैसे एग्जाम। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो फील फ्री हम लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। iFly के साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। फिलहाल तो बस कसम खा लो कि भाई जब तक ये एग्जाम क्वालिफाई होगा नहीं, हम पीछे हटेंगे नहीं। चले फिर मजे कीजिए। बाय बाय।